बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कोर कमांडर्स मीटिंग, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल और आला अदलिया में उनके कुछ हमख्याल जजों का रवैया और वकला जो हैं वो तहरीक के मूड में नज़र आ रहे हैं। इसके जवाब में एस्टेब्लिशमेंट का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। और फिर एक दिलचस्प खबर हम आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान तो खैरात मांगते ही थे, अब इमरान खान के साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा बेगम यानी दोनों ने इजाज़त मांग ली है खैरात मांगने से, और जज साहब ने उस पर कुछ हुक्म भी जारी कर दिया है। ये दिलचस्प खबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम डान की खबर पर तबसरा करेंगे और हकायक जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। वो डान अखबार में खबर शाये हुई कि लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजों को इंटरेस्ट फ्री यानी बिला सूद घर बनाने के लिए कर्जा दे दिया गया है और वो 361.49 मिलियन रुपए दिए गए हैं, यानी दूसरे लफ्जों में 36 करोड़ और 15 लाख के करीब जो है उनको ये रकम अदा की गई है। और ये इनकी जो 36 बुनियादी तनख्वाहें हैं उसके बराबर इनको कर्जा दिया गया है। और वो 9 लाख और 12,000 समथिंग उनकी तनख्वाह होती है। इस हिसाब से एक जज को 3 करोड़ 28 लाख 30 लाख 25 लाख इसके राउंड अबाउट ये रकम जो है इसकी सेंक्शन या मंजूरी दे दी है निगरान हुकूमत पंजाब ने। तो इससे ये लग ये रहा है कि जनाब ये बहुत बड़ा एहसान कर दिया जजों पे हुकूमत ने, और शायद ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। ये ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल मई 2022 में भी 12 जजों को ये कर्जा मिला था और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी ये कर्जा ले चुके हैं। सीनियर पुनी जज जो हैं, सीनियर तरीन जज शहजाद मलिक शहजाद साहब, वो भी ये कर्जा ले चुके हैं, यानी 14 जज पहले ही ले चुके हैं। अब 11 जजों को और ये कर्जा मिला है और 25 जज हो गए हैं टोटल लाहौर हाई कोर्ट के जिनको ये कर्जा दिया गया है। अच्छा, ये बाकायदा एलोकेट किया जाता है बजट में, बल्कि पिछले साल जब 22-23 का बजट आया है उसमें तो जो 100 मिलियन जो रकम एलोकेट की जाती है उसमें 100 मिलियन कम कर दी गई थी। उससे पहले ये 600 मिलियन इनको इस मद में रखा गया था और 2022 और 23 का जो बजट था उसमें मजीद कमी कर दी गई थी 100 मिलियन को, वो 500 मिलियन जो है उनके लिए ये जजों के लिए रखा गया था कर्जा देने के लिए। अच्छा, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी कर्जा लेते हैं, दीगर हाई कोर्ट्स के जज भी कर्जा लेते हैं। ये कानून है बाकायदा, कोई रायत नहीं है इनके साथ। असल में इस कानून का मकसद, इनकी तनख्वाहें भी ज्यादा होती हैं जजों की, तनख्वाहें ज्यादा रखने का मकसद, वकला के मुतालबे होते थे एक दौर में कि जजों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं ताकि जज जो है इधर उधर मुंह ना मारें, किसी की तरफ ना देखें, किसी से कर्जा ना लें, कोई लेन देन में मुलव्वस ना हो जाए, इसलिए इनकी ज्यादा तनख्वाहें रखी गई थी। जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है यानी जजों की तनख्वाहों और मुराद और पेंशन वगैरह का जो कानून है उसमें ये लिखा हुआ है कि जजों को वही मुराद मिलेंगी, आला अदलिया के जजों को, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजों को, जो फेडरल सेक्रेटरी को मिलती है। अब सेक्रेटरी भी ये कर्जा लेते हैं, जिसको हम कर्जा कह रहे हैं ना, दरअसल ये एडवांस है। तमाम सरकारी मुलाजमीन को ग्रेड 1 से 22 तक जितने मुलाजम हैं सबको मुख्तलिफ किस्म के एडवांसेस जो हैं वो लेने का इख्तियार है, इस्तेहकाक है उनका। किसी दौर में साइकिल एडवांस भी मिलता था, ये पीएन वगैरह जो थे ना उनको, फिर मोटरसाइकिल एडवांस, फिर कार एडवांस, और फिर जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है ये ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 तक तमाम सरकारी मुलाजमीन का ये इस्तेहकाक है। लेकिन वो फंड्स के हिसाब से देखा जाता है कि फंड्स कितने आते हैं, फिर वो लाइन लग जाती है, फिर लाइन के मुताबिक बारी बारी उनको वो कर्ज जो है वो मिलता रहता है और 36 तनख्वाहों के बराबर ही मिलता है। अगर ये जजों को ये दे दिया जाए कि जनाब एडवांस नहीं देना आपको हमने, या कर्जा नहीं देना, फिर वो बैंकों के साथ डील करेंगे, कर्जा लेंगे, कुछ और करेंगे, जो भी है। एक तरफ वो बैंकों से कर्जा लेने के लिए उनके साथ नेगोशिएशन कर रहे होंगे और दूसरी तरफ उन्हीं बैंकों के मुकदमात सुन रहे होंगे। ये सारी चीज़ें ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ये कोई उस तरह का कर्जा नहीं है कि जनाब उनको नवाजा जा रहा है। अगर बाकी सरकारी मुलाजमीन को ये एडवांसेस मिलते हैं या ये कर्जा मिलता है तो इनको भी ये मिलना चाहिए, इनका भी इस्तेहकाक है। एम बिला वजह रौला नहीं डाल देना चाहिए, जैसे वो सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम हो रहे हैं, अब जजों को पता नहीं क्या एक्स्ट्रा नहीं दे दिया गया।
ये एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं दिया गया। जिन 11 जजों को ये कर्जा या एडवांस मिला है उनमें अमजद रफीक साहब भी हैं, जो परवेज लाई केस में क्रीज से बाहर निकल के छक्के मार रहे थे, और फिर फवाद चौधरी साहब के हम दुलत भी हैं इसमें, और भी कई एक जजेस हैं, 11 जज है ना ज़ाहिर है। तो ये कोई एहसान नहीं इन पे, ये रूटीन का मामला है। बहरहाल खबर हर साल छपती है और हर साल ऐसे लग रहा होता है जनाब जैसे कि पहली मरतबा ये किया गया है, पहली मरतबा उन्हें कर्जा कुर्जा दिया गया है। अब आता है जनाब बंदयाल साहब की तरफ। बंदयाल साहब ने जो एक तो काम ये किया कि जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि जनाब ये जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, ये 90 दिन के अंदर अंदर करवाए जाएं, उस दरख्वास्त को नंबर लगा दिए। यानी अब उस दरख्वास्त की सुनवाई जो है वो होने वाली है। नंबर उसका है 32/2023। उसके लिए बेंच बन जाएगा, अब उसकी समाअत होगी, हो सकता है कल ही बेंच बन जाए। और दूसरा उन्होंने ये किया है कि जो 6 जून को उन्होंने फैसला महफूज किया था, आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में एक कमीशन बना था और उसके मेम्बरान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल थे। और उसको जो सुप्रीम कोर्ट बार के मौजूदा सदर हैं, इन्होंने आबद ज़ुबैरी साहब, इन्होंने चैलेंज कर दिया था, और भी कई लोगों ने उसको चैलेंज किया था। और फिर 5 रुकनी बेंच बैठा और उन्होंने काम से रोक दिया उस कमीशन को। उस कमीशन ने क्या करना था, वो जो ऑडियोज़ वगैरह नहीं आई थी अदलिया से मुतल्लक, बंदयाल साहब की सास मोहतरमा की भी थी, वो गुफ्तगू कर रही थी ख्वाजा तारक रहीम की अहलिया के साथ कि कम वक्त मार्शाल्लाह भी देने ना लौंदे, मैं तो सारी रात नफल पढ़ती रही, दवाएं करती रही, इस तरह की बातें बंदयाल साहब के लिए। और फिर उसमें मुनीब अख्तर का नाम भी था, फिर ख्वाजा तारक रहीम और अब्दुल करीम सिद्दीकी की गुफ्तगू थी, वो थी, फिर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की और परवेज़ इलाही की, इस तरह की जितनी भी ऑडियोज़ थी उनकी इंक्वायरी के लिए कि देखें जनाब ये क्या है, फैक्ट फाइंडिंग के लिए वो कमीशन तश्कील दिया गया था। अब ये 5 रुकनी बेंच बना दिए, बंदयाल साहब ने खुद उसकी सरबराही लेके बैठ गए। और जो इनकी सास मोहतरमा और जो राबिया थी ख्वाजा तारक रहीम की अहलिया, उनके दरमियान जो गुफ्तगू होती है उसमें मुनीब अख्तर का भी जिक्र है। तो मुनीब अख्तर साहब भी बेंच में बिठा दिए, एजाज अल एहसन साहब भी बिठा दिए, हसन नज़र रिजवी साहब हो गए, और बाकी शाहदवीद साहब, यानी ये पांचों हम ख्याल जजेस जो उनका बेंच बना दिया। इस पे अटार्नी जनरल ने एतराज़ किया कि जनाब जज साहब, आपकी तो सास की इंक्वायरी है, आप इस मामले में क्यों बैठे हुए हैं? मुनीब अख्तर साहब का नाम लिया हुआ है, एजाज अल एहसन साहब मुलव्वस है इस मामले में, तो आप तीनों मेहरबानी फरमाएं और बेंच में ना बैठें। ये 6 जून की बात है। 6 जून को बेंच ने जनाब ये फैसला महफूज कर लिया। इस बात पे मुतफरक दरखास्त आई थी हुकूमत की तरफ से, उसका फैसला करने के लिए जनाब ये बेंच चलेगा या फिर बेंच तब्दील होगा। आज 8 सितंबर को उस सिविल मसलिनियस का जो मुतफरक दरखास्त थी बेंच में एतराज़ वाली, उसका फैसला सुनाया जाएगा। अब पंडित जो हैं हमारे अदालती पंडित, वो ये कहते हैं कि वो दरखास्त जो है वो मुस्तरद हो जानी है। और पंडित ने एक और पेशगोई की है कि बंदयाल साहब जाते जाते वो जो कमीशन तश्कील देने का नोटिफिकेशन था वफाकी हुकूमत का, वो कलअदम कर जाएंगे। और इस बुनियाद पे कलअदम कर जाएंगे कि कमीशन बनाने के मामले पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत नहीं की गई। ये वैसे बड़ा वैलिड नुक्ता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत की जानी चाहिए थी, लेकिन कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ, रवायत है। तो वह कहता है कि इस नुक्ते की बुनियाद पे कि चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की गई, ये आबद ज़ुबैरी साहब की दरख्वास्त या दीगर जो दरखास्तें हैं वो मंजूर हो जानी है और कमीशन का नोटिफिकेशन जो है वो कलअदम हो जाना है। अब देखें वो कल होता है, परसों होता है, 16 से पहले, कब किस तारीख को होता है, वो कहते हैं इन्होंने करके जाना है ये। और दूसरा वो जो इलेक्शन वाली खबर की मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, कुछ और दरखास्तें भी आ गई हुई हैं, तो नंबर लग गया हुआ है। अब उसकी समाअत शुरू होने वाली है। अब बेंच की तश्कील कैसे होगी, कौन से जज होंगे, नोटिस होगा, नोटिस के फ़ौरन बाद क्या होगा, क्या मामलात होंगे, ये उसकी तरफ नज़रें लगी हुई हैं। सबकी नज़रें, जिनकी नज़रें होनी चाहिए, जो हर बात पे नज़र रखते हैं, उनकी नज़र भी लगी हुई है उसकी तरफ। और फिर टाइमिंग देखें, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ही पिटिशनर है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ही
आल पाकिस्तान लायर्स कन्वेंशन करवाती है, जिसका मौजू ये होता है कि जनाब आइन और कानून की हुक्मरानी और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और अपनी तहरीक को तकवीत देने के लिए उन्होंने बाकायदा एक तहरीक का ऐलान कर दिया है, जनाब हम तहरीक चलाएंगे। और उन्होंने कहा कि जनाब 14 सितंबर को मुल्क गिर वकला हड़ताल होगी, तमाम वकला जो हैं वो हड़ताल करेंगे। वैसे इस कन्वेंशन में जितने भी ओहदेदार थे वकला के, या बार एसोसिएशनें थी, या नुमाइंदे थे जो शरीक हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप है ना वकला का। दो ग्रुप है ना, प्रोफेशनल ग्रुप है, आसमा जहांगीर ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप के हामिद खान साहब हैं, वो लोग ज़्यादातर इसमें थे। अच्छा, कन्वेंशन में शिरकत करने वालों में एतजाज़ अहसन साहब भी शामिल हैं, लतीफ़ खोस्ता साहब भी शामिल हैं। अच्छा, ये दोनों पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन ये जो प्रोफेशनल ग्रुप है उसके भी रुकन है। एतजाज़ अहसन साहब ने प्रोफेशनल ग्रुप के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा था और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर मुंतखब हुए थे। अब इसमें जो साबिक सदूर थे, काजी अनवर साहब भी थे, और उसमें हामिद खान ने भी खिताब किया, और मौजूदा जो हैं आबद ज़ुबैरी साहब वो भी थे, और अकरम शेख साहब जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हुए। उनकी जो अफिलिएशन है, जो तल्लुकात हैं, वो नून लीग के साथ हैं। वो इनके वकील भी रहे हुए हैं बहुत सारे मुकदमात में। फिर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो हैं वो भी हामिद खान ग्रुप के हैं। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर वो थे अमानुल्लाह काकड़ साहब, इस वक्त बलूचिस्तान बार कौंसिल के वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं। बाबर रवान साहब, ये सारे पीटीआई वाले लोग हैं जिन्होंने वहाँ खिताब फरमाया। लेकिन अब जो कहने वाले हैं वो ये कहते हैं, जो दूर अंदेश लोग हैं, जो दूर तक देखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि इन तमाम मामलात को, बंदयाल साहब के रवैये को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त को, और फिर जो इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा उसको, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके देखा जाए तो वो दिन दूर नहीं कि जब वकला की तहरीक अगर बाकायदा तहरीक शुरू हो जाती है तो फिर जो दीगर सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी तो पहले ही कह रही है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं जी। पीडीएम की चांदे की जमातें हैं जो कहती हैं जनाब फरवरी मार्च में इलेक्शन होंगे। नून लीग भी उनमें है कि फरवरी मार्च में ठीक है जनाब, वो पहले वहाँ हो जाए, मरदमशुमारी के मुताबिक नहीं, हल्का बंदियाँ हो जाए तो उसके मुताबिक। लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ की समझ क्यों नहीं आ रही, वो मामले को ठंडा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने अपना जो शुरू में ही सही खतूत पे हमने मामलात को चढ़ा दिए, और जो अवलीन तरजीह है वो मैशियत को दुरुस्त करना है। अगरचे वो अपने मुकर्रर मुद्दत के अंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग इससे भी चकन्ने हो गए हैं कि ये तो इलेक्शन करवाने आए थे, अब ये मैशियत को लेकर बैठ गए हैं। यानी वो कहते हैं ना कि लंबा काम ना हो जाए कोई, इसलिए लोग चुकन्ने हो गए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि भाई वो 30 नवंबर को आप कह रहे हैं हमने हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर लेनी है, नोटिफिकेशन हो जाना है, तो आप 3, 5, 7 दिसंबर से शेड्यूल का ऐलान कर दें, अभी कर दें ना, फलां तारीख से जो है वो कागजात नामजदगी वसूल करना शुरू हो जाएंगे और फलां तारीख को पोलिंग हो जाएगी। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, क्या मसला है वो। अब देखें एक और मसला आ गया हुआ है। ये पहले भी जब ये पंजाब और केपी में इलेक्शन होने थे तो ज़िमनी इलेक्शन, जो ज़िमनी नहीं, वो जो असम्बलियाँ तहलील होने के बाद जो इलेक्शन होने थे, तो लाहौर हाई कोर्ट ने देने से इनकार कर दिया था कि जनाब हम जो है रिटर्निंग ऑफिसर नहीं देंगे, सेशन जज नहीं देंगे। अब 2 दफ़ा मिले हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, और उन्होंने यही, मैंने ये कहा था कि ना वो इसलिए मिले हैं, कोई और मसला नहीं, वो इसलिए मिले हैं कि रिटर्निंग अफसर हमें अदलिया में दे दें। वो जवाब दे दिया उन्होंने कि ना हमने नहीं देने, क्योंकि जो हमारी जुडिशल पॉलिसी है 2009 की, उसमें हमने ये तय कर लिया था कि जनाब रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो अदलिया में से नहीं होंगे। बाद तुम बड़ा रौला पाते धांधली के सर इल्ज़ाम लाते हो। लाहौर हाई कोर्ट ने भी लिख के भेज दिया कि जनाब हम नहीं दे सकते, और पेशावर हाई कोर्ट ने भी लिख के भेज दिया है। जिन हाई कोर्ट्स को लिखा था उन्होंने ज़्यादातर ने जवाब दे दिया कि जनाब साढ़े को बंदे नहीं आगे, ऐसे नहीं देने। ये इस मामले ये बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं, इसी से लोग खौफज़दा हैं। और जो मैं कह रहा हूँ तहरीक के साथ सियासी जमातें, इवन नून लीग भी शामिल हो जाएगी, वो इन्हीं खदशात की बुनियाद पर लोग जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मैंने अर्ज़ किया
कि इमरान खान तो खैर वो खैरात मांगने के माहिर हैं, बल्कि वो कहते हैं कि एक दफ़ा एक खातून ने मुझे कोई $10 या कुछ पैसे जो हैं वो मैं एयरपोर्ट में मौजूद, तो मुझे निकाल के दिए। तो कहता है वो मैं चंदा इकट्ठा करने का इतना आदी हो चुका हुआ था, उसने तो मुझे दिए थे वो ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो मैंने वो जेब में डाल लिए और बाद में बड़ा शर्मिंदा हुआ। अब इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ अल कादर ट्रस्ट वाला जो केस है वो चल रहा है, नैब इंक्वायरी कर रही है और वो तकरीबन दोनों मियाँ बीवी उसमें फंसे हुए हैं। तो अब जनाब अल कादर ट्रस्ट के लिए वो ये कहते हैं हमें खैरात इकट्ठी करने का मौका नहीं मिल रहा। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में एक दरखास्त दायर की और उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब अल कादर ट्रस्ट के नाम से हम काम कर रहे हैं, यानी उसमें दरखास्त गुजार हैं इमरान अहमद खान नियाजी और बुशरा बेगम, दोनों दरखास्त गुजार हैं क्योंकि ट्रस्ट उनका है। तो उन्होंने कहा जनाब अल कादर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम एक यूनिवर्सिटी चल रही है, अल कादर यूनिवर्सिटी, और वहाँ हम स्टूडेंट्स को फ्री तालीम दे रहे हैं, लेकिन हम खैरात और फंड्स वगैरह इकट्ठे नहीं कर सकते। उसकी वजह वो ये बयान करते हैं कि जनाब हमने डिप्टी कमिश्नर जेहलम और पंजाब चैरिटीज़ कमीशन को दरख्वास्त दी हुई है कि जो हमारा ट्रस्ट है इसको चैरिटी के तौर पे रजिस्टर्ड कर लिया जाए, यानी इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए कि जनाब ये खैराती इदारा है। अगर खैराती इदारे के तौर पे इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो फिर हम लोगों से फंड्स वगैरह पैसे वैसे लेके खैरात फरोख्त इकट्ठी करके इस सिस्टम को चला सकते हैं, यूनिवर्सिटी वाला जो सिस्टम है। तो वो कहते हैं जनाब वो जानबूझ के दबा के बैठे हुए हमारी फाइलें और हमारी दरखास्तों पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, उन्हें मंजूर नहीं किया जा रहा। इस पर जस्टिस जवाद हसन साहब जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में काम कर रहे हैं, उन्होंने ये हुक्म दिया है DC को और पंजाब चैरिटीज़ कमीशन को कि जनाब इनकी जो दरखास्तें हैं उनका जल्द अज जल्द फैसला किया जाए, धमकाया ना जाए मामले को, कानून के मुताबिक उनका फैसला किया जाए। अब मैं कह रहा हूँ कि जनाब बंदयाल साहब जो हैं या कुछ आला अदले में बैठे दीगर जजेस हैं वो कोई फ्री स्टाइल अंदाज में वो खेल रहे हैं, तो उधर इस्टेब्लिशमेंट का रद्दमल भी आ सकता है। वो रद्दमल क्या हो सकता है, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है और फर्द जुर्म आयद कर दी है। और फर्द जुर्म आयद किए उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद अरफान नवाज मेमन साहब हैं, उसमें SSP ऑपरेशन है जमील ज़फ़र उनका नाम है शायद, और SP फ़ारूक भुट्टर और SHO हैं नासिर मंजूर साहब कि आपने जनाब अदालत का हुक्म नहीं माना, अदालती हुक्म की तौहीन की है। वो हुक्म क्या था, शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार वाला जो मामला है उनको ये मई से अगस्त तक के मामलात है, अदालत ने उनको छोड़ा, उन्होंने फिर गिरफ़्तार कर लिया और फिर जो लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच है उन्होंने उन्हें छोड़ा, उनको फिर पकड़ लिया। वो कहते हैं अदालती हुक्म की तौहीन की है आपने, वो ठीक है तौहीन, उन्होंने माफ़ी मांगी है, गैर मशरूत माफ़ी मांगी, लेकिन जज साहब कहते नहीं जनाब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 6 महीने सज़ा है ना वो हो जाएगी, आप 6 महीने जेल रहें और आपको पता चल जाएगा कि जनाब जिनको आपने जेल में भेजा था वो उन पर क्या गुजरती है। इस तरह के बाहर ये बात तो ठीक है, अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता तो फिर अदालतों का फ़ायदा क्या है। अब ये जो DC साहब हैं या जो SSP साहब हैं, जो SP है, ये अपने तौर पे तो इन्होंने नहीं किया, ये सबको पता है। ये 9 मई के वाक़यात के बाद जो कुछ PTI वालों के साथ हुआ है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, किन के आशीर्वाद है, किन की ताकत के बलबूते पे ये सारा कुछ इंतज़ामिया कर रही थी। तो उन्होंने अगर शहरयार अफरीदी या शानदाना गुलजार को पकड़ा है, अपने तौर पे तो वो बार-बार नहीं पकड़ रहे थे कि उनके पीछे था ना। अब जो उनके पीछे थे, क्या वो चुप करके बैठ जाएंगे, उनको सजा हो लेने देंगे? जज साहब ने तो कह दिया ना सीधा-सीधा ही, फर्द जुर्म आयद करना, ना माफ़ी मांगी हो उनकी कबूल की है कि नहीं भाई 6 महीने तो भी जेल च रह के आओ। यार अब इसको जो मैं कह रहा हूँ कोर कमांडर मीटिंग, जो कोर कमांडर मीटिंग हुई उसमें ये बताया उन्होंने जनाब जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उनके सहूलतकार हैं उनको मायूसी होगी, पहले से ज़्यादा सख्त काम होगा, इस तरह की DGSPR ने जो प्रेस रिलीज जारी की है कोर कमांडर मीटिंग के हवाले से। लेकिन आप वो प्रेस रिलीज भी अपने सामने रखें। और 3 सितंबर को मैंने एक व्लॉग किया था
बंदयाल साहब से खतरा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मुतहर्रक हो गए। इस तरह का उसका थंबनेल था। तो वो उसको ज़रा उस मेरा जो व्लॉग है, अगर आपने सुना है तो उसको ज़रा ज़हन में देख लीजिए, अगर नहीं सुना तो उसको टाइम ज़ाया होगा तो उसको दोबारा सुन लीजिएगा। उसमें मैंने इस हफ्ते मुमकिना कोर कमांडर्स मीटिंग का भी जिक्र किया हुआ है। जो मुमकिना रिएक्शन हो सकता है उसका उस व्लॉग में मैंने जिक्र किया हुआ है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।